अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर एग्जाम में सो फाइनल भी सेलिब्रेट कर रही थी, इस वजह से ट्रेन थोड़ा लेट हो गया। इसके साथ बच्चों जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर डेट शीट तो आ गई है सेंडअप्स की, ठीक है। सो हम इसलिए थोड़ा लेट हो गए। मैंने आप लोगों को बताया कि हम इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, इसमें से लेट हो गया, ठीक है। बाकी बच्चे अभी तक नहीं आए, सिर्फ 4 बच्चे हैं। चलो मुझे नहीं लगता कि बाकी बच्चों ने आना है। अच्छा, क्लासेस का आजकल ये है कि वो जो रमज़ान के बाद नया स्केड्यूल बन रहा है, वो उसमें थोड़ा सा जो है वो अभी तक इशू आ रहा है, थोड़ा सा जो है वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मंडे तक जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप लोगों से जो है वो अपडेटेड स्केड्यूल भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये सेंडअप जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तो खैर हमारे कुछ 3-4 यूनिट्स रहते हैं, 3-4 चैप्टर्स रहते हैं, बाकी सारा जो है वो कवर हो गया है। लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी काम है अभी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम कवर कर लें, ठीक है। सो कार्डियोवैस्कुलर में हमने पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर में हम यहाँ तक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट साउंड्स तक जो है वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, कार्डियोवैस्कुलर कंडक्शन भी हमने पढ़ा था कि एसए नोड होता है, एबी नोड है, बंडल ऑफ और परकिंजे फाइबर्स है, ठीक है। अब यहाँ से हमने पढ़ना है कि कार्डियोवैस्कुलर, अब कंडक्शन को हमने देखना है ईसीजी के साथ, ठीक है। कंडक्शन को हमने किस चीज़ के साथ देखना है? ईसीजी के साथ, ठीक है। सो कंडक्शन अगर आप ईसीजी के ऊपर देख लो तो ईसीजी का जो है एक वेव बनता है,
ठीक है। ईसीजी का एक वेव बनता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ईसीजी का वेव बनता है PQRST, ठीक है। इसी तरह ईसीजी का एक वेव बनता है, ठीक है, और वो फिर आगे चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो P, फिर Q, फिर R, फिर S और फिर T, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, कार्डियक कंडक्शन को हमने कंपेयर करना है किस चीज़ के साथ, ईसीजी के साथ, ठीक है। पी वेव जो है वो क्या है, पी वेव इज एट्रियल सिस्टोल। पी वेव जो है वो हमें बताता है कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सिस्टोल है, एट्रिया जो है वो सिस्टोल है। यहाँ पे जो है वो एसए नोड जो है वो फायर कर लेता है, एसए नोड जो है वो क्या कर लेता है, फायर कर लेता है, ठीक है। एसए नोड यहाँ पे फायर कर देता है, ठीक है, और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये जो पी और क्यू का एक पोर्शन बन रहा है ना, पी क्यू का, ये वो टाइम है जिसमें एसए नोड से ये करंट जो है ये एबी नोड तक पहुंचता है, एसए नोड से एबी नोड तक पहुंचता है। जो पी क्यू है ना, इसमें एसए नोड से एबी नोड तक जो है वो करंट पहुंच जाता है, ठीक है। फिर अगर हम क्यू वेव को देख लें तो क्यू में क्या होता है, क्यू वेव के ऊपर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। और आर वेव के ऊपर, आर वेव जो है वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। आर वेव इतना बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि वेंट्रिकल्स का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज मास ऑफ वेंट्रिकल्स है। तो जब वो डीपोलराइज होता है तो आर वेव बन जाता है, ठीक है। फिर एस देखो तो एस जो है वो, एस वो वेव है जिसपे ये जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है ना, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका एस कहाँ पे बनता है, द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर जो एस और डी सेगमेंट है वो क्या शो करता है, वो हमें ये शो करता है कि हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होकर ब्लड जो है वो बाहर पंप कर रहा है, ठीक है। और जो सिर्फ टी वेव है वो हमें क्या शो करता है, वो ये शो कर रहा है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही है। चीज़ें कुछ समझ आ रही है। हमने क्या किया, हमने हार्ट को, हार्ट की कंट्रैक्शन को हमने और हार्ट की कंडक्शन को हमने किस चीज़ के साथ कोरिलेट किया, ईसीजी के साथ कोरिलेट किया, ठीक है। अब ईसीजी के ऊपर हमने देखना है कि चीज़ें किस तरह हो रही है। तो पी वेव हमें शो कर रहा है कि एसए नोड से जो है वो फायर हो गया, ठीक है, और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पी और क्यू के दरमियान जो स्पेस है, इस ये वो स्पेस है, वो टाइम है जिसमें एसए नोड से करंट जो है वो एबी नोड तक पहुंच जाता है। फिर क्यू वेव के ऊपर जो एट्रोवेंट्रिकुलर जो सर्कल है वो डीपोलराइज हो जाता है। आर वेव जो है वो इतना बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि वेंट्रिकल का मास ज़्यादा है, तो इस टाइम पे वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज होता है। उसके बाद एस जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का लास्ट फेज है, ठीक है। और लास्ट में जो एस टी सेगमेंट बनता है, एस टी सेगमेंट में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड जो है वो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो फेंक देता है, ठीक है। और जो टी वेव है, टी वेव लास्ट वेव है जिसमें वेंट्रिकुलर जो है वो रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि ये क्या है, ये आप देख लो, ये एसए नोड है, ठीक है। एसए नोड से करंट जो है वो जब फायर होता है, ठीक है, तो पी वेव बन जाता है। एसए नोड से करंट फायर हो गया, पी वेव बन गया, ये है पी वेव बन गया, ठीक है। ये देखो एट्रिया रिपोलराइजेशन, पी वेव बन गया। अब ये एसए नोड जो है इसका एक ब्रांच ऐसे जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एसए नोड जब यहाँ पे बम्बार्ड हो जाता है, यहाँ पे करंट आ जाते हैं, यहाँ पे करंट आ जाते हैं, ये दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर जो पी क्यू इंटरवल है, पी क्यू इंटरवल में ये करंट यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। जब यहाँ तक पहुँच जाता है, इसके बाद क्यू वेव बनता है। क्यू वेव में जो है वो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है ये डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करंट जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से आगे जो है वो फिर बंडल ऑफ, दोनों बंडल ऑफ राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज में चला जाता है, ठीक है, बंडल ब्रांचेस में। और आगे जो है वो कर्किंजे फाइबर में जैसे ये करंट जो है यहाँ तक पहुँच जाता है, तो लार्ज मास ऑफ वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके एंड पॉइंट पे जो है वो एस वेव बन जाता है, ठीक है। एस टी सेगमेंट में जो है वो उस दौरान ब्लड जो है वो बाहर निकल के
सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और फिर से टी वेव जो बनता है वो किस चीज़ के होगा, वो वेंट्रिकुलर दोबारा से जो है वो रिपोलराइज हो रही है। ठीक, क्लियर है? ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये करंट पाथवे है, ठीक है। ये जो करंट कंडक्शन पाथवे है ये ऐसे नोड है, ठीक है। ये एबी नोड है, एबी नोड से आगे जो है वो बंटू ब्रांचेस में जाती है, राइट और लेफ्ट बंटू ब्रांचेस, और आगे जो है वो पर्किंजे फाइबर्स जो है वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, पंपिंग एबिलिटी। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट एक मिनट के अंदर हार्ट कितनी लीटर ब्लड जो है वो कितना लीटर ब्लड जो है वो बाहर निकालता है, वो क्या है, वो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। एक एडल्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 to 7 लीटर पर मिनट जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हम किस तरह निकालते हैं? हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ। अब हार्ट रेट क्या है? एक मिनट के अंदर हार्ट कितनी दफा जो है वो बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो हार्ट बीट है, ठीक है, या हार्ट रेट है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक इंजेक्शन के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल से निकलता है वो क्या है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। एक इंजेक्शन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलता है वो क्या है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब प्री लोड और आफ्टर लोड, व्हाट इज प्री लोड और आफ्टर लोड? क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का प्री लोड और आफ्टर लोड के बारे में? प्री लोड और आफ्टर लोड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज प्री लोड एंड आफ्टर लोड? प्री लोड और आफ्टर लोड क्या है?
आपकी इसलिए आवाज़ नहीं आ रही कि अब मैं नहीं बोल रहा, जब मैं बोल रहा था मैं तब से आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों ने सबने मोबाइल जो है वो साइड पे रखे हैं, कोई सुन नहीं रहा। What is preload and afterload? जब मैं क्वेश्चन टाइप कर दूँ, क्वेश्चन में इसलिए टाइप कर दूँ क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे। आफ्टरलोड और प्रीलोड क्या है, तब से मैं आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ। आप लोग पता नहीं किस चक्रों में मोबाइल साइड पे रख के पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आप। सिर्फ ऑनलाइन हो क्या अटेंडेंस लगाने के लिए आते हो? ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था ना कि प्रीलोड जो है वो द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिफोर द एंड ऑफ डायस्टोली एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड आफ्टर द डायस्टोली, प्रीलोड और आफ्टरलोड के बारे में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रीलोड और आफ्टरलोड जो है वो असल में क्या है, जो जेनिफर गेनी है, ठीक है, स्ट्रेच है असल में। ठीक है, preload is the degree of stretch of myocardial fiber at the end of diastole. The more the heart is filled, the more forcefully it contract. ठीक है, अब प्रीलोड असल में क्या है, प्रीलोड डिग्री ऑफ स्ट्रेच है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड नहीं है, डिग्री ऑफ स्ट्रेच है। ठीक है, ईच डायस्टली के एंड पे मायोकार्डियल फाइबर्स के ऊपर जो स्ट्रेच पड़ता है वो क्या है, वो प्रीलोड है। ठीक है, और आफ्टरलोड क्या है, द प्रेशर और रेजिस्टेंस द वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू पंप आउट द ब्लड। वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करने के लिए जो रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ता है वो क्या है, वो आफ्टरलोड है। द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इन द डायमीटर ऑफ द वेसल्स। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज के साथ रिलेटेड है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और वेसल्स के डायमीटर के साथ। ठीक है, तो जो आप लोग कह रहे हो ना कि द अमाउंट ऑफ ब्लड, ये अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं है, प्रीलोड और आफ्टरलोड है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं है। प्रीलोड और आफ्टरलोड से असल में मायोकार्डियल फाइबर के ऊपर जो डायस्टली के एंड पे स्ट्रेच पावर या जो स्ट्रेच फोर्स पड़ता है वो असल में क्या है, वो प्रीलोड है। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स को रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ता है या जो वेंट्रिकल्स रेजिस्टेंस ओवरकम करता है ब्लड को पंप करने के लिए, वो क्या है, वो आफ्टरलोड है। ठीक है, याद रहेगा प्रीलोड और आफ्टरलोड। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ यही था कि पहले आप लोग बताओ कि चीज़ है क्या। ठीक है, उसके बाद हम उसकी करेक्शन कर लें, क्योंकि ये आप लोग की गलती नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट पहले से जो है इस तरह बताया जाता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड
बिफोर कंट्रैक्शन है, ठीक है, वो प्री लोड है, और आफ्टर कंट्रैक्शन है तो वो आफ्टर लोड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्री लोड और आफ्टर लोड अब समझ आ गई। प्री लोड और आफ्टर लोड क्या है? प्री लोड जो है वो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इन द एंड ऑफ डायस्टोली से पहले, और जो रेजिस्टेंस ओवरकम करता है वेंट्रिकल्स, वो क्या है? वो आफ्टर लोड है, ठीक है, ओके। अब आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में आपने कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है? सबसे पहले आप पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री पूछते हो। डाइट हिस्ट्री में आपने 24 आवर का सैंपल डाइट लेना है, ठीक है, उनसे। अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग फूड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है, 24 आवर में जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको मौका मिल जाता है ताकि उनको जो है वो फूड सिलेक्शन और प्रिपरेशन के बारे में जो है वो टीच कर लें आप, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इसे पूछते हैं क्यों? आपको पता चल जाए कि वो प्रॉपर फूड, प्रॉपर मेडिसिन परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या जो वो काम करे, जो उनका पेशा है, जो उनका एम्प्लॉयमेंट है, उसका उसके हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आप हाथ में सिगरेट स्मोकिंग का जो है वो आप मस्ट पूछते हैं, ठीक है, कि कितने पैक्स वो पर डे पी रहा है, अगर पी रहा है तो, और कितने सालों से पी रहा है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पैक पर डे एंड आल्सो द नंबर ऑफ ईयर्स स्मोक्ड, ये आपने मस्ट पूछना है, ठीक है, ओके। फिजिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी, ठीक है। 30 minutes daily of light to moderate exercise recommended by American Heart Association, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से अगर आप देख लें तो 30 मिनट्स जो है वो आपको डेली लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो वो आप ओबेसिटी देखते हो, ठीक है, ओबेसिटी का पूछते हो, इनका ये ओबेसिटी जो है ये हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। HDN का मतलब है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ, हाइपरलिपिडेमिया के साथ, डायबिटीज़ के साथ, ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सीवियर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी जो है वो एक वेग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसका जो है वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ हमारे पास नहीं है मौजूद, ठीक है, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि टाइप ए पर्सनालिटीज़ वाली को जो है वो हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर वो टाइप ए पर्सनालिटी है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ दो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है ये अपने पेशेंट्स के ऊपर ये एक थ्योरी बनाई थी, टाइप एंड बी पर्सनालिटी, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। बाकी उसका कोई जो है वो साइंटिफिक कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो मौजूद नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स उनसे पूछ सकते हो कि उनकी करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। वो उनकी हेल्थ कंसर्न्स के बारे में जो है वो पूछते हैं, ताकि वो आपको अपने हेल्थ कंसर्न जो है वो डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, अ सिम्टम ऑफ कार्डियक डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम इस्केमिक हार्ट डिजीज, पेरिकार्डाइटिस एंड आयोटिक डायसेक्शन, ठीक है। चेस्ट पेन का आप पूछते हो क्यों? चेस्ट पेन या अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, ये एक सिम्टम है कार्डियक डिजीज का। किस चीज़ से? इस्केमिक हार्ट डिजीज, पेरिकार्डाइटिस, आयोटिक डायसेक्शन, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो है वो मस्ट होगा, ठीक है। And chest pain it can also due to non-cardiac causes। आप चेस्ट पेन जो है वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियक काजेज की वजह से जो है वो चेस्ट पेन है, ठीक है, नॉन कार्डियक काजेज भी हो सकती है, ठीक है, फ्लूरेसी है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिस है, हाइड्रल हर्निया है, एंजाइटी है, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से जो है वो भी चेस्ट पेन जो है उसे हो सकता है, ठीक है। या साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है, जिस तरह हम एंजाइटी का कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल पेन हो, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। अगर पेन है तो पेन के लिए आप पेन का कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हो, आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, आप कोल्डेरा यूज़ कर सकते हो, आप PQRST यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आपने ऑनसेट देखना है, ड्यूरेशन देखना है, फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, लोकेशन, रेडिएशन, क्वालिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, ओरल कार्ड या कोल्डेरा वगैरह के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास पेन असेसमेंट के लिए स्केल्स मौजूद है, ठीक है, उसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है, उसका ड्यूरेशन और टाइम वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक काफ़ी है, सब्जेक्ट के आगे और भी है। सो यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है, टाइम जो है वो ओवर होने लगा है, ठीक है। जल्दी से अपने अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लो, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 टाइम, ठीक है, बार बार प्रेजेंट ना बोले।
और अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो।